नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हिंदी प्रथम गौण CE 102 अर्थात पेपर 2 जिनका हिंदी विषय है प्रथम गौण के रूप में, उन्हीं के लिए ये वीडियो प्रस्तुत है। CE 102 में कहानियाँ किस प्रकार प्रारंभिक रूप से आगे बढ़ी आधुनिक काल में, वो पढ़ना जरूरी है। और आधुनिक काल में ही जिसने जन्म लिया है, ऐसी कहानियाँ किस प्रकार कालक्रम के अनुसार आगे बढ़ती है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हर युग में, हर समय में कहानी अपने विषय वस्तु और उद्देश्य को लेकर एक अलग रूप में दिखाई देती है। तो हमने उस हिसाब से बात की थी कि कहानी के इतिहास को हम कितने कालों में बांट सकते हैं। तो 4 कालों में: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रसाद व प्रेमचंद युग और वर्तमान युग। हमारी सुविधा की खातिर, हमारे अध्ययन की सुविधा की खातिर इस प्रकार से हमने कहानी के इतिहास को, विद्वानों ने भी इस इतिहास को बांटा है। भारतेंदु युग के बारे में हमने गत वीडियो में चर्चा की थी कि किस प्रकार भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक गद्य के जनक माने जाते हैं, किस प्रकार उन्होंने कहानी और नाटक के स्वरूप को आगे बढ़ाया। कहानी का प्रारंभिक रूप भारतेंदु युग में अनुवादित रूप में था, यानी कि बंगला, फारसी, संस्कृत और अंग्रेजी में से अनुवाद कहानियाँ, उसका अनुवाद होकर कहानियाँ लिखी जाती थी, यानी उसको कहते हैं अनुदित कहानियाँ। ज़्यादातर अनुदित कहानियाँ होती थी। भारतेंदु खुद व्रज भाषा के बहुत अग्रणी थे और व्रज भाषा में भी वो लिखते थे। उनकी अद्भुत अपूर्व स्वप्न युग की पहली कहानी मानी जाती है भारतेंदु युग की। और दूसरे कहानीकार गौरीदत्त शर्मा है, जिनकी कहानी टका कमानी और देवराज। दूसरा युग है द्विवेदी युग। विद्यार्थी मित्रों, आपको ध्यान रखना है, द्विवेदी जो है वो सरनेम है और वो महावीर प्रसाद, जो बहुत ही दिग्गज लेखक और प्रकाशक हो गए, उनकी सरनेम है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से ये युग क्यों पड़ा, उसका नामकरण क्यों हुआ? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बहुत ही अच्छा कार्य ये किया था, उन्होंने सरस्वती नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। विद्यार्थी मित्रों, पत्रिका शब्द का अर्थ मैं आपको बताना चाहूँगी। आज के ज़माने में जैसे आप लोग न्यूज़पेपर यानी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, उस वक्त समाचार पत्र न होकर हिंदी की पत्र पत्रिकाएँ थी, जिसमें सरकार का हस्तक हो ये जरूरी नहीं है। अपने व्यक्तिगत रूप से अपने निजी विचारों को लेकर और समाज के उद्देश्य को लेकर, जाति पर आधारित, देश पर आधारित, शहर पर आधारित जो थी वो पत्रिकाएं निकलती थी, जैसे बम्बई पत्रिका, बंगला पत्रिका। तो उस राज्य को सीमित रखकर भी हो, यानी उस राज्य में, उस प्रदेश में क्या हो रहा है उसकी जानकारी देने के पश्चात कुछ अच्छे लेखकों के लेख भी होते थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ये जिम्मा उठाया कि हिंदी के इतने अच्छे साहित्यकार हैं, क्यों ना उन साहित्यकारों की साहित्य कृतियों को मैं अपने प्रकाशन यानी कि उस सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित करूं। और इसी से बहुत ही बड़ा योगदान यदि हिंदी कहानी साहित्य को छपने का है और में सभी साहित्यों का प्रकाशन होने के बाद सब लोग अवगत हुए सभी रचनाकारों से, क्योंकि रचनाकार रचना तो करते थे मगर उनका प्रकाशन नहीं होगा, उनकी कृतियों का प्रकाशन नहीं होगा, तब तक वे जो है सबके सामने नहीं आ पाएंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ये कार्य किया। उनकी सरस्वती पत्रिका में बहुत ही अच्छे अच्छे लेखकों के लेख आने लगे, कहानी के रूप में, निबंध के रूप में, काव्य के रूप में, नाटक के रूप में। और सभी लेखक
जनता के सामने अभिव्यक्त हो पाए और सब लोग उनको जान सकें। तो ये बहुत बड़ा योगदान है महावीर प्रसाद द्विवेदी का, इसीलिए उन्हीं के नाम से ये द्विवेदी युग माना जाता है। सरस्वती में प्रकाशित होने वाली प्रथम कहानी किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी है। मैंने आपको बार बार कहा है कि हिंदी की प्रथम कहानी के बारे में बहुत ही मतांतर है। अब तक हमने जो बात की हिंदी की प्रथम कहानी किसकी थी, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, उसने कहा था। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय, वो इसमें भी है। ये किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी भी जो 1900 में ईस्वी सन में छपी थी, वो भी हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है। कहा जाता है कि उस पर शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का प्रभाव है। बहुत ही अंग्रेजी के प्रसिद्ध नाटककार है शेक्सपियर। आप उनका जीवन भी पढ़ेंगे, आपके यदि कंपलसरी इंग्लिश में या मुख्य विषय अंग्रेजी में आपके कोई विद्यार्थी मित्र हो तो आप उनसे सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि शेक्सपियर का जीवन और उनके नाटक के प्रति योगदान बहुत ही अमूल्य है। तो अंग्रेजी नाटकों का प्रभाव हमारे हिंदी साहित्य में क्यों आया, मैंने आपको पहले ही कहा कि 1947 1947 के बाद जागृत हुआ। तो ये 1900 में छपी है, तो आपको ये विदित होना चाहिए कि उस वक्त अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों ने शासन हमारे पर किया, उसके साथ साथ हमारे कुछ विद्वान आलोचक और लेखकों ने अंग्रेजी साहित्य को भी पढ़ा और उस अंग्रेजी साहित्य से प्रभावित होकर हिंदी में भी कहानियाँ जो भी है अन्य साहित्य लिखने की शुरुआत की। तो ये एक प्रकार का सकारात्मक पक्ष भी हम कह सकते हैं अंग्रेजी शासन का। तो शेक्सपियर के नाटक का प्रभाव जो है उसमें देखने को मिलता है किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी में। बंग महिला, यानी कि वो बंगला महिला थी जिनका नाम था राजेंद्र बाला घोष नामक लेखिका थी, जिनको बंग महिला उनका उपनाम है। उनकी कई अनुदित कहानियां सरस्वती में प्रकाशित हुई। अनुदित यानी बंगला में से हिंदी में अनुवाद की गई हो, अंग्रेजी में से हिंदी में अनुवाद की गई हो, ऐसी कहानियां सरस्वती में प्रकाशित हुई। क्योंकि सब लोग अंग्रेजी और बंगला और फारसी नहीं जानते थे, जो लोग हिंदी जानते थे तो वो अनुदित कहानियां पढ़कर अंग्रेजी की कहानियों को समझ पाए या फारसी या बंगला की कहानियों को जान पाए। यानी अनुदित कहानियाँ लिखने के पीछे तात्पर्य यह है कि एक भाषा से दूसरे भाषा में अनुवाद होने के कारण वह भाषा विश्व स्तर पर व्यापक हो जाए। जैसे हमारे गुजराती साहित्य की मैं बात करूं तो आपको बहुत ताज्जुब होगा अब कि गुजराती साहित्य इतना विस्तृत होता जा रहा है कि वो वैश्विक साहित्य बन गया है। हमारा गुजराती कल्चर, गुजरात की संस्कृति और जिसमें गरबा हम कहते हैं, वो भी इतने वैश्विक रूप पर हो गया है कि विश्व के अन्य देशों में भी वो खेला जाता है। तो इस प्रकार से संस्कृति, सभ्यता और साहित्य जितना अन्य भाषा में अनुवादित होगा उतना वो व्यापक बनेगा। तो इसलिए अनुदित कहानियाँ लिखी जाती थी। पूरी कहानी का नाम क्या है? प्लेग की चुड़ैल। ये जो कहानी है वो भी एक मौलिक कहानी के रूप में मानी जाती है, एक कहानी के तत्वों से बहुत भरपूर मानी जाती है। रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय कहानी, गिरिजा दत्त वाजपेयी की पंडित और पंडितानी कहानी और बंग महिला की दुलाई वाली कहानी, राजेंद्र बाला घोष उनकी कौन सी कहानी? दुलाई वाली कहानी विशेष उल्लेखनीय है। और प्रेमचंद की भी कई कहानियाँ सरस्वती में छपी। आपको ये ध्यान रखना है विद्यार्थी मित्रों कि हिंदी की प्रथम कहानी के रूप में किसे हम मान सकते हैं और कौन कौन सी कहानियाँ क्रमानुसार हिंदी की प्रथम कहानी के रूप में हैं। तो मैं आपको फिर से पुनरावर्तित कर दूं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था कहानी, फिर भारतेंदु की अद्भुत अपूर्व सपना जो हमने बताया वो भी भारतेंदु युग की पहली कहानी है। किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी, बंग महिला की दुलाई वाली कहानी, मास्टर भगवान दास की प्लेग की चुड़ैल कहानी, रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय कहानी और गिरिजा दत्त वाजपेयी की पंडित और पंडितानी कहानी, ये सब कहानियाँ हिंदी की प्रथम कहानियों में गिनी जाती है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी कहानी आपको पूछा जाए तो आपको ये विदित होना चाहिए।
द्विवेदी युग की एक विशेषता और ये भी है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का प्रकाशन किया, इसलिए जो लेखक अपने व्यक्तिगत रूप में लिखते थे मगर प्रकाशन की सुविधा नहीं थी, तो वो लेखक भी हमारे सामने बाहर आए और बहुत सारे कहानीकार और लेखकों की अभिव्यक्ति मुखर उठी और इसी से ये युग जो है स्वतंत्रता आंदोलन और जन जागृति द्विवेदी युग में दिखाई देता है। सबसे महत्वपूर्ण चरण अब आता है कहानी का। यदि कहानी का चरम विकास हम कहें या कहानी बहुत ही अच्छी तरह से परिपक्व हुई तो वो किस युग में? प्रसाद व प्रेमचंद युग में। विद्यार्थी मित्रों, आपको ये दो नाम बहुत ही ध्यान से सुनना है। प्रेमचंद जो कहानी जगत के सम्राट माने जाते हैं, उपन्यास जगत के भी सम्राट माने जाते हैं, और जयशंकर प्रसाद जो कहानी एवं उपन्यासों में, और उनके नाटक भी बहुत प्रसिद्ध है, उसमें बहुत ही प्रसिद्ध माने जाते हैं। प्रेमचंद जो है उन्होंने अपनी कहानियां मान सरोवर नामक कहानी संग्रह जो है उसके 8 भागों में विभाजित की है। अर्थात प्रेमचंद की 300 से अधिक कहानियां मान सरोवर के 8 विभागों में विभाजित है। केवल क्वांटिटी यानी कि संख्या की दृष्टि से नहीं मगर क्वालिटी यानी गुणवत्ता की दृष्टि से प्रेमचंद की हर एक कहानी को हम बहुत ही प्रथम श्रेणी में, उच्च श्रेणी में रख सकते हैं, क्योंकि प्रेमचंद खुद सामान्य एक किसान थे। बचपन से ही माता का अवसान होने के पश्चात अपर माँ यानी कि सौतेली माँ के सानिध्य में वे रहे। बहुत दुख उन्होंने सहन किया। किसान से मजदूरी का रास्ता किस प्रकार से उन्होंने तय किया और गरीबी की किस अवस्था में उन्होंने खुद अनुभव किया, उन सभी का आलेखन उन्होंने अपनी कहानियों भी 300 से अधिक कहानियां हैं। उन कहानियों में एक भी विषय ऐसा नहीं रहा जो अछूता रहा हो, फिर वो सामान्य किसान हो, मजदूर हो, गांव से जो शहर में तब्दील होते जाते हैं तो गांव की सभ्यता नष्ट होती जाती है, तो शहर में जाकर वो किस प्रकार मजदूरी करता है आदमी गांव का मुखिया होने के बावजूद, वो समस्या हो, स्त्री की समस्या हो, बच्चे की समस्या हो, यहाँ तक गांव में अंधश्रद्धा की समस्या हो, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष भाव की समस्या हो, मनुष्य के बीच एक अंतर जो बढ़ गया था स्वतंत्रता आने के पूर्व, और आधुनिक युग में किस प्रकार मानव यंत्र बनता जा रहा था, ये सभी समस्या प्रेमचंद की हर एक कहानी में देखने को मिलता है। और यदि आप उसकी एक एक कहानी पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको ताज्जुब होगा कि आपके ही जीवन में से जैसे हर एक पहलू को लेकर प्रेमचंद ने कहानियाँ लिखी है। ज़्यादातर दलित यानी निम्न वर्ग, कृषक वर्ग और सामान्य मनुष्य किस प्रकार अपने जीवन में मुश्किल एवं कठोरता का सामना करता है, इन सभी का चित्रण प्रेमचंद ने किया है। इसी से उनकी मान सरोवर नामक कहानी संग्रह जो 8 विभागों में विभाजित है, उसे बहुत ही सबसे प्रथम श्रेणी में रखा जाता है। कहानी जगत के प्रेमचंद सम्राट यानी कि राजा माने जाते हैं। दूसरे कहानीकार हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद परिवार और समाज से अब आगे जाकर व्यक्ति के रूप में समाहित हुए। व्यक्ति के अंतर्द्वंद परेशानियों में किस प्रकार डूबा हुआ होता है, उसका आलेखन जयशंकर प्रसाद ने किया। विद्यार्थी मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि दोनों अपने युग के श्रेष्ठ है, यानी दोनों का युग एक ही है, मगर प्रेमचंद की शैली और विषय वस्तु अलग था और प्रसाद की शैली और विषय वस्तु अलग थी। जहाँ प्रेमचंद
समाज के और पूरे देश के किसान को लेकर लिख रहे थे, वहां प्रसाद एक स्त्री की अंतर्द्वंद की दशा को लेकर लिख रहे थे। जहां प्रेमचंद एक सामान्य गरीब व्यक्ति किस प्रकार मजदूर होकर अपनी असहाय स्थिति में जीवन बिताता है, उसका आलेखन करके पूरे हमारे गरीब वर्ग की प्रजा का जो है चित्रण करते थे। वहाँ प्रसाद कितनी भी संपत्ति होने के बावजूद मनुष्य किस प्रकार अंतर्द्वंद से और दुखी अवस्था से पीड़ित है, मगर बाह्य रूप में बहुत अच्छी तरह से रहता है, मगर भीतर से पीड़ित है, उसका आलेखन करते हैं। यानी यहाँ समाज है तो यहाँ व्यक्ति है, यहाँ सभी का यानी कि जन सामान्य का दुख है प्रेमचंद में, जबकि प्रसाद में एक निजी व्यक्तित्व है, निजी दुख है। एक इसी तरह से ये दोनों अपनी अपनी परंपरा से आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद की बहुत सारी कहानियाँ बहुत ही प्रसिद्ध हुई है, जो कफन आपके कोर्स में है। कफन है, पुस की रात, ईदगाह, बड़े घर की बेटी, ऐसी बहुत सारी कहानियाँ उनकी जो है सामान्य एक मुद्दे को लेकर चलती है, मगर वो मुद्दा जैसे ऐसे लगता है कि हमारे मर्मों को छू जाता है। जयशंकर प्रसाद की भी पुरस्कार कहानी, जो राष्ट्र प्रेम और व्यक्तिगत प्रेम के बीच के अंतर्द्वंद। तीसरा युग होता है प्रसाद व यानी अथवा। प्रसाद व यानी अथवा के रूप में भी लिख सकते हैं और के रूप में भी लिख सकते हैं, यानी प्रसाद एवं प्रेमचंद युग। और इन दोनों ने कहानी को इतने समृद्ध स्तर पर रख दिया कि यदि कहानी साहित्य की यदि बात आए तो प्रेमचंद और प्रसाद का नाम अवश्य लिया जाता है। तो जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद ये दोनों जो है वो कहानी जगत के बहुत ही श्रेष्ठ लेखक माने जाते हैं, और इसी कारण उनका ये जो है युग माना जाता है। इसमें ये बताया है कि प्रेमचंद ने प्रारंभिक दृष्टि में कैसी कहानियां लिखी। विद्यार्थी मित्रों, मैंने आपको ये अवगत करवाया था कि प्रेमचंद पहले आदर्शवादी थे। नैतिक मूल्यों का वहन अपनी कहानियों में करना वो उसको ध्यान में देते थे। नैतिक मूल्य यानी मैंने आपको ये भी समझाया भी है कि चोरी न करना, सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, बुजुर्गों का मान करना, हिंसा नहीं करना, दूसरे व्यक्ति के प्रति उदार और प्रेम भावना रखना, ईर्ष्या नहीं करना। ऐसे नैतिक मूल्यों को हम बचपन से सुनते आए हैं और फिर हम आदर्शवादी व्यक्तित्व बनाने की कोशिश करते हैं। हमारा जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि जैसे जैसे बड़ा होगा वो बुरा बनता जाएगा, मगर धीरे 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 हम गुणों को अपने अंदर समाविष्ट करते हैं और हम आदर्श बनने की कोशिश करते हैं। प्रेमचंद ने भी अपनी कहानी को इस प्रकार से समृद्ध किया कि वो व्यक्ति कितनी भी प्रताड़ना सहन करे, कितनी भी मुश्किलें सहन करे, मगर वो नैतिक मूल्य से हटता नहीं है। ऐसी कहानियां पहले प्रेमचंद ने लिखी जिसमें हमारे सामने आती है, मगर उसके बाद धीरे 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 प्रेमचंद यथार्थ पर आए। यथार्थ यानी वास्तविक। हम आदर्श बनने की कितनी भी कोशिश करें, मगर यथार्थ यह है कि हम कुछ बातों पर तो हम अपने नैतिक मूल्यों का हनन करते ही हैं। तो ऐसी कहानियों में उनकी कफन, पुस की रात, सुजान भगत, पंडित मोतीराम, मुक्तिपथ आदि कहानियाँ जो है प्रसिद्ध है। और इस प्रकार उन्होंने समीक्षात्मक दृष्टि से अवलोकन करते हुए अपनी कहानियों को यथार्थ के रूप में आगे बढ़ाया। कहा जाता है कि प्रेमचंद की कहानियों के बारे में रामस्वरूप चतुर्वेदी लिखते हैं कि मानव चरित्र के ऐसे आत्मीय अंकन विरल है। विरल यानी अद्भुत है, कहीं भी देखने को नहीं मिलता, जहाँ की रचना संसार में हर पात्र यह अनुभव करे कि लेखक की सहानुभूति उसी के साथ है। वह चाहे मंत्र का आदर्श प्रिय बूढ़ा भगत हो, चाहे कफन के तीखे यथार्थ में सने विद्रुप, घिसू और माधव हो। कथाकार की इस गहरी सहानुभूति के कारण ही यह चरित्र अपने अपने संदर्भ में पूरे विश्वसनीय बन जाते हैं और एक गहरे मूल्यबोध की सृष्टि करते हैं।
रचना के इस स्तर पर कला और समाज चेतना के कृत्रिम विभाजन अपने आप में विलीन हो जाते हैं। यानी कृत्रिमता कहीं नहीं दिखाई देती, सजीवता ही दिखाई देती है। यहाँ कफन के गिसु और माधव आप देखेंगे तो आपको अपने जो किसान जो है उसमें जो मजदूर लोग हैं उस मजदूर का चित्रण दिखाई देगा। आपने यदि उनको देखा होगा, उनकी हरकतों को देखा होगा, तो जैसे वही लोग हैं ऐसा आपको दिखाई देंगे। तो प्रेमचंद ने जिन पात्रों का सर्जन किया है वो काल्पनिक नहीं है, उनकी कहानी जो है वो सजीव बन पड़ी है। इस प्रकार प्रेमचंद की कहानियाँ किस प्रकार से आगे बढ़ी ये बताया है। कफन कहानी उनकी बहुत ही सर्वप्रसिद्ध कहानी, वैश्विक कहानी बन गई थी वो। और कफन का तो इतना अनुवाद, इतनी भाषाओं में अनुवाद हुआ कि ये आपको ताज्जुब होगा कि प्रेमचंद ने जब कफन कहानी लिखी थी उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ये एक वैश्विक स्तर पर ये इतनी प्रसिद्ध कहानी बन जाएगी। डॉक्टर बच्चन सिंह ने कफन के बारे में कहा है, हरिवंश राय बच्चन जो हमारे अमिताभ बच्चन हैं उनके पिताश्री, वो बहुत दिग्गज लेखक थे। उन्होंने कहा है कि यह कहानी जीवन का ही कफन नहीं सिद्ध होती, बल्कि संचित आदर्शों, मूल्यों, आस्थाओं और विश्वासों का भी कफन सिद्ध होती है। प्रेमचंद की कहानियों की भाषा शैली अत्यंत सरल है। इनकी कहानियाँ इनके उपन्यासों का ही लघु संस्करण कही जा सकती है। यहाँ जो बच्चन सिंह ने कहा है कि जीवन का कफन नहीं मगर संचित आदर्शों, मूल्यों और आस्थाओं, विश्वासों का भी कफन, तो ये कहानी जब मैं आपको चलाऊंगी विद्यार्थी मित्रों, जब गूगल मीट पर मेरा लेक्चर होगा तो मैं ये ध्यान रखूँ कि कहानी आपको सुनाऊं, जिससे आपको वो लेक्चर में रुचि भी पैदा हो और आप इस कहानी को समझ भी पाए। तो जब कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी तब आपको विदित होगा कि किस प्रकार आदर्श, आस्था और विश्वासों का भी हनन होता है और जैसे उसका भी एक कफन हो जाता है। कैसे होता है वो कहानी में पता चलता है। तो इस प्रकार से कफन कहानी के बारे में विशेष संदर्भ के रूप में लिखा गया है। इस प्रकार से विद्यार्थी मित्रों, हिंदी कहानी के इतिहास का अगला चरण बाद द्विवेदी युग पर चर्चा की। द्विवेदी युग जिसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी जिन्होंने सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किया और अन्य कहानीकार भी हमारे सामने आए। उसके बाद प्रसाद व प्रेमचंद युग जिसमें जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद की बहुत ही प्रसिद्ध कहानियाँ प्रकाशित हुई और प्रेमचंद की कफन, ईदगाह, पुस्की रात कहानियों ने पूरे विश्व जगत को हचमचा दिया। और प्रसाद व प्रेमचंद युग के बाद अगला चरण हम हिंदी कहानी के इतिहास का पश्चात वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।